हम पढ़ रहे हैं एक कहानी है भी जिसकी लेखिका है मनु भंडार। पेज नंबर 94 पर चलिए हम पढ़ेंगे गद्यांश आगे। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से तो कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशीलता सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिता की हर ज्यादती और को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश तथा जिद को अपना फर्ज समझकर वे बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा न चाहा, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, किंतु निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, मैं अब इस पैतृक पुराण को यहीं खत्म कर अपने पर लौटती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके शब्दार्थ लिखे हैं। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। उसने कहा है पिता के ठीक विपरीत, मतलब उनकी माँ का जो स्वभाव था वो पिता के ठीक विपरीत था, उल्टा था, विपरीत था। उसके बाद दिया है ज्यादती। ज्यादती का अर्थ होता है अत्याचार। तीसरा है फर्ज। फर्ज का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य। चौथा है असहाय। असहाय का अर्थ होता है मजबूर। प्राप्य। प्राप्य का अर्थ होता है भाग्य या मिलने योग्य वस्तु। फरमाइश इच्छा। सहानुभूति दया। सहिष्णुता सहनशीलता। पैतृक पुराण पिता से संबंधित कहानियाँ, ये सारे इस गद्यांश में आए हुए वर्ड मीनिंग है। अब मैं आपको इस गद्यांश में का जो आशय है वो समझा रही हूँ। इस गद्यांश का आशय यह है कि जो लेखिका है वह अपनी माँ के स्वभाव का और उनके गुणों का उल्लेख कर रही है। इस गद्यांश में लेखिका ने क्या किया है? उसकी माँ के स्वभाव और उसके गुणों का उल्लेख किया है। लेखिका की माँ कैसी थी? अनपढ़ स्त्री थी। वह अत्यंत सहनशील थी। बेपढ़ी लिखी माँ बोला है ना उसने कि पिता के ठीक विपरीत थी हमारी पढ़ी लिखी माँ। बेपढ़ी मतलब अनपढ़ और अत्यंत सहनशील थी। वे अपने पति की हर गलत बात को भी अपना मान लेती थी, मतलब गलत और सही का कभी भी वह क्या नहीं करती थी? विरोध नहीं करती थी। जो भी गलत था, जो भी गलत सही, वह उसे स्वीकार कर लेती थी और अपने बच्चों की फरमाइश को और तथा उनके जिद को अपना कर्तव्य समझकर पूरा करती रहती थी। मतलब कभी भी उनके पिताजी के जो व्यवहार था उसका उन्होंने विरोध नहीं किया और पिताजी की और अपने बच्चों की जो भी फरमाइशें और जो भी बच्चे जिद करते थे उन्हें अपना कर्तव्य समझकर उसे पूरा कर देती थी। और उन्होंने पिताजी से या बच्चों से कभी भी आजीवन मतलब संपूर्ण जीवन में कुछ भी नहीं मांगा। उसके परिवार के लिए उनका ये त्याग है वह बड़ा ही महान था। किसके लिए? लेखिका के परिवार के लिए। लेकिन लेखिका का सहानुभूति मतलब किसी के प्रति दया की भावना तो उनकी माता के प्रति उनकी थी, लेकिन लेखिका के लिए कोई यह त्याग बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी कारण वह अपनी माँ की इस रूप को कभी भी अपना आदर स्वीकार नहीं कर सकी। मतलब जो माँ का जो त्याग था वो उनको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ना तो कभी उसने अपने उसके जो पिताजी थे उनके व्यवहार का विरोध किया और न ही अपने बच्चों की फरमाइश और जो जिद थी उसका विरोध किया। उसको अपना कर्तव्य समझकर उनको पूरा करती रहती थी। तो लेखिका कह रही है कि ये जो त्याग था ना वो कभी मेरे लिए आदर्श नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? क्योंकि इसमें उनको ये लग रहा है कि वो अपने व्यक्तित्व को मतलब उनकी अपनी कोई घर में पहचान नहीं थी। इसलिए लेखिका पढ़ी लिखी आधुनिक नारी थी और उन्हें लेखिका का भी जो मतभेद था वो भी उनके पिताजी से रहा है। तो ये था इस गद्यांश। उस आगे गद्यांश में देखो आप, उसका आगे वाला गद्यांश में पढ़ रही हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और अब उनकी धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। धुंधली मतलब हल्की सी, जो विस्मृत हो जाती है, जो पूरी तरह से याद नहीं रहती है। पर
पर अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला तथा मेरे घर के बड़े से आंगन में बचपन के सभी खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, काली टीलो, पकड़म पकड़ाई, तो कमरों में गुड्डो गुड़ियों के ब्याह रचाए। मतलब यहाँ पर वो कह रही है कि मेरे से 7 साल बड़ी जो बहन थी उसके बारे में तो कुछ ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उनकी बड़ी बहन थी सुशीला, उनके साथ उन्होंने जो खेल खेले उन खेलों में नाम बताए उन्होंने। सतोलिया, लंगड़ी टांग, काली टिल्लो, पकड़म पकड़ाई, ये सारे क्या है कि जो उस समय में खेले जाने वाले, बच्चों के साथ द्वारा खेले जाने वाले खेल हैं। तो ये सारे खेल उन्होंने क्या किया, अपनी बहन भाइयों के साथ और अपनी संगी सहेली जितनी भी थी उनके साथ खेले। तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। पड़ोस की संगी सहेलियों के साथ, मतलब अपने भाई बहनों के साथ और पड़ोस के जो साथी थी, सहेलियाँ थी, उनके साथ उन्होंने ये खेल खेले और गुड्डी गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, यानी गुड़िया भी खेली। आगे देखिए उन्होंने कहा है, यूँ तो खेलने को तो हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने तथा कांच पीसकर मांझा सूतने का काम किया। मांझा सूतना पतंग की जो डोर है उसे तैयार करना। तो यानी भाइयों के साथ उन्होंने पतंग वगैरह भी क्या उड़ाई। उसके बाद है, पर उनकी गतिविधियों का दायरा घर से बाहर ही ज़्यादा रहता था। किनकी गतिविधियों का दायरा, सीमा जो होती है किनकी, भाइयों की। भाई जो बाहर थे वो भाइयों के साथ उन्होंने कह रहे हैं कि गिल्ली डंडा भी खेला और मांझा सूत कर कांच पीस कर मांझा सूतने का काम किया, यानी पतंग की डोर तैयार की। लेकिन जो भाइयों की जो खेलने का जो स्थान था वो क्या दायरा था, वो क्या था, घर से बाहर ही ज़्यादा रहता था उस समय। और हमारी सीमा थी घर में, मतलब जो भाई थे वो तो घर के बाहर भी खेल सकते थे, लेकिन जो लेखिका है उनका दायरा कैसा था, उनकी जो सीमा थी वो सीमित थी। और वो कहाँ तक थी, घर तक ही सीमित थी। हाँ, इतना तो जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, वरन पूरे मोहल्ले में फैली रहती थी। मतलब लेखिका ने यहाँ बताइए कि जो संकुचित तो परिवार हो गए हैं, मतलब परिवार है, वो परिवारों का जो विघटन हो गया है, परिवार जो बिखर गए हैं, एक संयुक्त परिवार से अब जब एकाकी परिवार हो गए हैं, उसी का वर्णन करते हुए यहाँ लेखिका कह रही है कि उस समय जो घर की दीवार है वो एक घर तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि मोहल्ले भर के घरों पर, मोहल्ले तक फैली रहती थी। यानी कोई किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। इसलिए मोहल्ले में किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का ही हिस्सा थे। मतलब घर में जो 4 दीवारी थी वो दूर दूर तक, कई घरों के आपस में 4 दीवारी नहीं रहती थी, तो ऐसा लगता था कि सारे घर कैसे हैं, मिले हुए हैं। आगे देखिए, आज तो मुझे बड़ी ही शिद्दत के साथ, शिद्दत का अर्थ मतलब कष्ट, दुख होना, मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह मालूम होता है कि अपनी जिंदगी स्वयं जीने के इस आधुनिक दबाव, नए युग की कामनाएं, कि आधुनिक दबाव ने महानगरों में के फ्लैट में रहने वाले लोगों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना असुरक्षित और असहाय बना दिया है। लेखिका कह रही है कि आज मुझे बड़ा कष्ट महसूस होता है, बड़ा दुख महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी स्वयं जीने के लिए, कि मनुष्य में जो एकाकी प्रवृत्ति आई है कि मैं अपनी ज़िंदगी स्वयं जीऊँ, वह संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करता है। जीने के इस आधुनिक दबाव ने, यानी नए युग में जब जो नई कामनाएं, जो नई इच्छाएं उभर कर आ रही हैं, उसने क्या किया है कि महसूस करने को, अपनी ज़िंदगी स्वयं जीने के आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को, महानगर मतलब जो बड़ी बड़ी जनसंख्या जहाँ रहती है, उन महानगरों की फ्लैट आर्ट मतलब ये जो गगनचुंबी इमारतें बनी हुई है, लंबी चौड़ी इमारतें, जैसे मकान के ऊपर मकान बने रहते हैं, उन महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को हमारे इस परंपरागत मतलब परंपरा से चले आए, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए इस पड़ोस कल्चर मतलब पड़ोस का जो कल्चर है, जो वातावरण है,
जो हमारा रहन सहन है उसको विच्छिन्न कर दिया है, मतलब अलग थलग कर दिया है, अलग अलग करके हमें कितना असुरक्षित, मतलब जहाँ अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं, जिसकी रक्षा करना हम नहीं कर सकते, और असहाय मतलब मजबूर बना दिया है। कम से कम मेरी 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले से हैं। लेखिका ने जो कहानियाँ लिखी उसमें ये जो मनु भंडारी है ये क्या है, संस्मरण है, एक कहानी यह भी। तो उसने कहा है कि मैं कम से कम मेरी 1 दर्जन आरंभिक कहानी, यानी शुरुआत में जो मैंने कहानियाँ लिखी उसके जो पात्र हैं वो मेरे इसी मोहल्ले के हैं। कौन से मोहल्ले के? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के, जहाँ पर लेखिका बड़ी हुई है, पढ़ी लिखी है, खेली है अपने साथियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। तो वो उनकी आरंभिक जो 1 दर्जन कहानी यानी 10-12 जो कहानियाँ हैं उनके पात्र तो उन्होंने अपने ही मोहल्ले से लिए हैं। जहाँ पर मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था की शुरुआत की थी, यानी जिस स्थान पर किशोरावस्था कौन सी अवस्था होती है, तो जो बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। युवावस्था होती है जवानी की शुरुआत की थी। 1-2 को छोड़कर उसमें से बाकी कोई भी पात्र मेरे परिवार से नहीं है, यानी वो सारे के सारे पात्र कौन से हैं? उनके गली और मोहल्ले के हैं, पड़ोस के हैं। वो 1-2 पात्र ऐसे हैं जो उनके घर के हैं। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई, पर अपनी छाप का अर्थ होता है प्रभाव, मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे ये कहानियाँ लिखते समय हुए। मतलब कहना है बस इनको देखते सुनते और इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई। किनके बीच में? अपने पड़ोस, अपने साथियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। लेकिन इस बात का ये छाप मेरे मन में इतनी गहरी थी, यानी क्या था? प्रभाव तो था, लेकिन इसका एहसास जब हुआ जब मैंने कहानी लिखते समय, मतलब कि आज पड़ोस कल्चर, आज का जो पड़ोस है, आज का जो पड़ोस का वातावरण है वह कितना बदल गया है। जो संयुक्त परिवार है उनका विघटन हो गया है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए महानगरीय सभ्यता का अंधानुकरण कर रहा है। तो उसका प्रभाव लेखिका कह रही कि वह उस समय कब हुआ जब मुझे उसका दुख महसूस हुआ, जब मैंने कहानियाँ लिखनी शुरुआत की, उसका एहसास मुझे तब हुआ। इसके बाद देखिए इस पर आधारित, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न मैं लिख रही हूँ आपको। प्रश्न है, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? तो लेखिका की माँ क्या थी? साधारण गृहिणी थी और एक अनपढ़ महिला थी। दूसरा, उसका स्वभाव अत्यधिक सहनशील था और वह अत्यधिक सहनशील नारी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी उनके पिता के विचारों का विरोध नहीं किया और उनके बच्चों की जो भी फरमाइशें होती थी, जो भी जिद होती थी, उनको वह अपना कर्तव्य समझकर पूरा कर देती थी। तो ये प्रश्न का जो उत्तर है वो क्लियर। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ को धरती से अधिक धैर्यवान क्यों कहा है? लेखिका ने अपनी माँ को धरती से अधिक धैर्यवान क्यों कहा है? क्योंकि माँ अपने साथ होने वाली किसी भी ज्यादती, मतलब जो अत्याचार है, उसको सहन कर लेती थी, उसका कभी विरोध नहीं करती थी। लेखिका के जो पिता थे वो अत्यधिक अहंकारी और गुस्सा करने वाला व्यक्ति था, और वो बात पर उनकी माँ को क्या करता रहता था? प्रताड़ित करता रहता था, डराता रहता था, धमकाता रहता था, उनका अपमान करता रहता था। वह क्या करती थी? उनकी सभी बातों को सहन कर लेती थी। बच्चों को भी वह उचित और अनुचित जो फरमाइशें होती थी उनको अपना कर्तव्य समझकर पूरा कर लेती थी। इसलिए लेखिका ने क्या किया है कि उनकी माँ को धरती से भी अधिक धैर्यवान बताया है। समझ में आ गया? तीसरे प्रश्न पर चलो। लेखिका के लिए माँ का त्याग आदर्श क्यों नहीं बन पाया? भाई लेखिका की जो माँ थी वह उनका जो आदर्श था, वह जो त्याग था, वह लेखिका के लिए आदर्श क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उन्हें क्या लगता था? लेखिका को लगता था कि अनेक विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है कि वह त्यागशील भी थी, सहनशील भी थी, वह सदा अपने परिवार के लिए काम करती रहती थी। लेकिन लेखिका ने ये ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लेखिका की नज़र में ये जो तर्क है वह ठीक नहीं है कि उनकी माता जो निहायत पूरी तरह से मजबूर होकर अपनी जीवन शैली को अपना रही थी। तो लेखिका ने इसका विरोध किया है
कि इस तरह मजबूरी में जीवन व्यतीत करना, त्याग और मजबूरी उनकी असहाय अवस्था का कारण थी कि भाई किसी तरह से वो आप किसी भी इच्छा का, किसी की भी इच्छा का विरोध न करना, ये उनकी मजबूरी थी, असहाय थी वो, ये उनकी कोई सहायता करने वाला था ही नहीं, इसलिए वो कह रही है कि वो उनका ये जो त्याग था वह मेरे लिए आदर्श नहीं बन सका, क्योंकि वो तो ये जो सारा काम क्या कर रही थी, मजबूरी बस कर रही थी और वो कह रही कि ऐसे मजबूरी में लिपटा हुआ त्याग मेरे लिए आदर्श नहीं बन सकता। यह धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का शोषण हो रहा है, उसका खुद का शोषण हो रहा है। अगला देखो प्रश्न नंबर 4, घर की दीवारों का, अगला है घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैलने का क्या आशय है। दूसरे वाले गद्यांश में हमने पढ़ा है, लेखिका ने इस कथन का आशय बताया कि लेखिका के बचपन के दिनों में जो घर का दायरा था, घर की जो सीमा थी, वो घर की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं थी, इसमें पूरा मोहल्ला आ जाता था। और लेखिका कह रही है कि उस समय मोहल्ले के जो लोग थे उनमें आत्मीयता, अपनेपन का संबंध था, अपनेपन का भाव था, कोई भी बच्चा किसी के घर भी आ जा सकता था, ये और सब लोग एक दूसरे से स्नेह प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। प्रश्न नंबर 5 में देखो, परंपरागत पड़ोस कल्चर से क्या तात्पर्य है। तो परंपरागत पड़ोस कल्चर से तात्पर्य है कि पड़ोस को अपना आत्मीय समझकर उसके साथ समरस हो जाना, मतलब आपस में मिल जाना। परंपरागत, परंपरा से चला आ रहा, पड़ोस मतलब आपसे पड़ोसी, कल्चर मतलब वातावरण, कि परंपरागत जो पीढ़ियों से चला आ रहा है उस पड़ोस कल्चर का आशय यह है कि जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उन्हें अपना समझकर उनके साथ एक हो जाना। हम अपने आसपास के जो लोग हैं उनके सुख दुख का भागीदार बने, पड़ोसियों को अपनेपन का अनुभव कराएं। दूसरा है अपनेपन की भावना का अनुभव जब होगा तो जो पड़ोस के लोग हैं और स्वयं भी अधिक प्रसन्न, उदार और विस्तृत, खुला और सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। तो ये 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। शब्दार्थ मैंने लिख ही दिया है, प्रश्न नंबर 6 तो है ही भाई, शब्दार्थ तो आप सभी को लिखने हैं, जो भी शब्दार्थ मैं लिख रही हूँ। तो प्रश्न नंबर जो 6 हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शब्दार्थ लिखो। इस गद्यांश आएगा आपके 6 नंबर का। सभी गद्यांश मैं इसीलिए करवा रही हूँ, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो पठित गद्यांश जो होंगे। तो हर गद्यांश को मैं अच्छे से डिटेल से समझा रही हूँ, उनके सब क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर देना है। थैंक यू।